हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है 2 दिसंबर शिफ्ट 2 पार्ट 2 करेंगे आज हम, जिसमें मैं 26 से लेके 45 जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे वो कराऊंगी। इसमें सिर्फ आपके पास कॉम्प्रिहेंशन नहीं कराया मैंने, तो वो कॉम्प्रिहेंशन के आप नॉर्मली भी जितनी प्रैक्टिस करें उतना ठीक है, क्योंकि आपकी वो कैब उसी से इंप्रूव होगी। ठीक है, जितना आप करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि जितनी आप अभी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से हमें पता लग जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन आए, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर रिपीट नहीं आते तो उनमें से ही कुछ पूछ लेते हैं, तो हम आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च? प्रॉब्लम सिलेक्शन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डिफाइनिंग ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से शोध के किस चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो सकता है? हो जाता है समस्या चयन, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, प्रदत्त विश्लेषण और व्याख्या, शोध सामग्री को परिभाषित किया जाना। देखो ये जब होता है कि देखो, एक तो एथिक्स क्या होता है, एथिक्स होते हैं कि आपके पास कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक कि आप बायसनेस, मतलब आप रिस्पेक्ट करोगे उसकी। आपको सपोज कि आप अगर किसी के उसमें रिसर्च कर रहे हो, तो जो डाटा होगा कॉन्फिडेंशियल वो आपको लीक नहीं करना है। तो ये एक एथिक में आता है, मतलब कि आप एज ए इंडिविजुअल कितना अच्छे से, एज ए रिसर्चर कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। आप सारी जो आपके ऑथेंसिटी है, जो आपके आपके एथिक्स हैं, उनको आप वायलेट नहीं कर रहे हो, मतलब उसको आप तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि तो जहाँ पे बायसनेस ना हो, नहीं हो, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एथिक्स आपके किस में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेस्टिंग, जब आप टेस्टिंग करते हो तो आपको ये नहीं देखना है, मतलब बायसनेस पूरी उसके साथ करना है, जितना जो आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ है अपने उस पर करना है। तो ये नहीं करना है कि ऐसे अच्छा चल थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो ऐसे नहीं करना है। और वही चीज़ आपकी डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी होती है। ठीक है, तो परिकल्पना परीक्षण और प्रदत्त विश्लेषण और व्याख्या में आपको ये जो एथिक्स वाला है ये आ जाता है इशू। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो सी और डी, बी इज द आंसर। अपूर्व इज सन ऑफ मधु, विनोद इज ब्रदर ऑफ मधुज हस्बैंड, हाउ इज अपूर्व रिलेटेड टू विनोद? देखो इसने क्या पूछा है कि जो अपूर्व है वो क्या है, सन ऑफ मधु है। मधु है, उसका सन कौन है, अपूर्व है। ठीक है, हम ऐसे रिलेशनशिप बनाते हैं ऊपर नीचे। विनोद इज ब्रदर ऑफ, मतलब उसका हस्बैंड है विनोद। विनोद क्या है, उसके हस्बैंड का ब्रदर। ठीक है, हस्बैंड का ब्रदर। तो हाउ इज़ अपूर्व रिलेटेड टू विनोद? ये विनोद है। ठीक है, विनोद हस्बैंड का ब्रदर, तो विनोद ये क्या हुआ, उसका चाचा, और चाचा अगर मतलब अंकल, और अंकल और इसमें रिलेशन क्या हुआ, उसका क्या होगा, वो नेफ्यू, मतलब भतीजा। सी। Next, in the context of classroom teaching, the foundation on which a warm and nurturing relationship with learners can be built is called probing, teacher effect, structuring, feedback. कक्षा शिक्षण में के संदर्भ में उस आधार भूमि को क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच स्नेहिल और परिपोषिक संबंध बनाए जा सकते हैं? जांच पड़ताल, शिक्षक की भावात्मकता, संरचना निर्माण और प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा देखो वो क्या है कि टीचर का इफेक्ट कितना है। ठीक है, अगर हमें देखो एक आधार, मतलब एक हमें फाउंडेशन बनाना है, लर्नर के साथ रिलेशनशिप बनानी है, तो वहाँ पे अगर मैं पहले ही से वहाँ पर जाकर सपोज कि उनको गुस्सा करना शुरू कर दूँ या उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दूँ, तो ऑब्वियसली जो पहली जो रिलेशनशिप का बिल्ड है वही क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो अगर मैं उनको जहाँ पर मुझे उनको समझाना है मैं उनको उनके समझाने के तरीके से समझाऊँ, और जहाँ पर मुझे उनको डांटना है मैं उनको आराम से समझाऊँ कि आप ऐसे करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये जो सब चीज़ें हैं वो किस पे, जो एक हम वार्म और परिपोषिक जो हम संबंध बना सकते हैं वो किस उसमें बना सकते हैं, टीचर के इफेक्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट कंप्राइजिंग द सैम्पल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस? शोध में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श विधि में प्रतिदर्श के एक समान और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं? स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अवस्था प्रतिदर्श प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिदर्श प्रतिचयन, विमात्मक प्रतिदर्श प्रतिचयन और स्नोबॉल प्रतिदर्श। देखो इसमें जो होता है वो होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में देखो क्या होता है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में सबको क्या मिलता है, इक्वल चांस मिलता है। और क्लस्टर में क्या होता है, बेसिकली हम जब ये नेशनल सर्वे हमें कुछ मतलब बहुत सारा पॉपुलेशन जब हमें करनी होती है, तब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, देखते हैं कि क्या है।
जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, अगर पॉपुलेशन स्मॉल है तो हम प्रेफर करते हैं सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। अगर लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम किसकी तरफ जाते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर कोई नेशनल सर्वे है तो वो पहले स्टेट चूज़ कर सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उन स्टेट में से, और फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में से भी कुछ ब्लॉक, और फिर कुछ विलेज, तो ऐसे काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबके इक्वल, और क्योंकि वहाँ पे नहीं पता ना यार उनको, वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सबके पास इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस है। सपोज़ कि वो मेरे विलेज में आए सर्वे करने, ठीक है। अब उसने क्या किया कि 50 हाउस थे, उसने 25 हाउस अपनी मर्जी से, मतलब कोई भी चूज़ कर लिया, मतलब मर्जी से नहीं, मतलब सबके पास अब क्या है, 50 के पास इक्वल चांसेस सिलेक्ट होने के, ठीक है। कोई भी सिलेक्ट हो सकता है उसमें से। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित दो सेटों को सुमेलित कीजिए। सेट 1 में राज्य के नाम है और सेकंड में विशिष्ट अभियान है, मतलब कि फर्स्ट में स्टेट है और उसके कुछ मिशन है जो चले हुए हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जलयुक्त शिविर अभियान, नीति संरक्षण उद्यम और सुजलम सुफलम जल अभियान, ठीक है। तो जो आंध्र प्रदेश में है वो है नीति संरक्षण उद्यम, ठीक है। ये डायरेक्ट आ जाते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ठीक है। नीति संरक्षण फिर भी आप पढ़ लो, क्या पता एक डायरेक्ट इसमें से ही आ जाए, मतलब कि महाराष्ट्र में कौन सा चल रहा है या राजस्थान में कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो ए का थर्ड, मतलब ए का थर्ड किस में है, एक ही में ही है, डी में। तो हमें पता है अगर एक दो के भी पता होते हैं तब भी ये हिट एंड ट्राई से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, पर फिर भी मैं आपको कहूँगी कि जो ये जनरल नॉलेज की है थोड़ा एक बार पढ़ के जाएँ, तो एक बार अपने माइंड में सेट कर लें तो आपको ईजी हो जाता है, ठीक है। गुजरात में है सुजलम सुफलम जल अभियान, महाराष्ट्र में है जलयुक्त शिविर अभियान, और राजस्थान में है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गिव बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड, एक असर्शन है और एक रीज़न है, ठीक है। एक अभिकथन दिया हुआ है, दूसरा कथन। अभिकथन क्या कह रहा है कि जो असर्शन क्या कह रहा है, द इंटरनेट इज़ द कलेक्शन ऑफ interconnected computer network linked by transmission medium such as copper wires, fiber optic cable, wireless connection etc. कि जो इंटरनेट अंतः संयोजित कंप्यूटर नेटवर्क का एक समुच्चय है जो तांबे के तार, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस कनेक्शन इत्यादि जैसे संचार माध्यम से जुड़ा है। नेक्स्ट कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट, कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है अंतः संयोजित प्रलेखों का एक समुच्चय है। देखो ठीक तो दोनों है कि इंटरनेट ऑब्वियसली कनेक्शन है, इंटरनेट कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ है इन माध्यम या इन मीडियम से, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब भी कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब भी यही हो गया, ठीक है। आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनका एक वेब बना हुआ है, तो बोथ ए और आर ट्रू हैं, पर इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इंटरनेट कलेक्शन है क्योंकि वर्ल्ड वाइड इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये इसका प्रॉपर रीज़न नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ए और आर ट्रू हैं पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। कि वो क्या है कि ये इंटरनेट भी है, वो समुच्चय इन संचरण माध्यम से जुड़ा होता है, और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो भी संयोजित प्रलेखों का एक समुच्चय है, पर ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अपेक्षित है कि क्या, अगर हमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनानी है तो हमें क्या करना होगा। ऑटोनोमस गवर्नेंस, फोकस्ड फंडिंग, कंट्रोल ओवर रिवोल्यूशन मैकेनिज्म, इंडिपेंडेंट आउटकम, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ बाय स्टेट, स्वायत्त शासन, संकेंद्रित निधियन, मूल्यांकन तंत्र पर नियंत्रण, स्वतंत्र प्रतिफल शासन तंत्र द्वारा स्टाफ की नियुक्ति। देखो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम किसी एक स्टेट मिशनरी को अपॉइंट कर देंगे या कुछ और शासन तंत्र को कर देंगे तो वहाँ से कुछ मतलब ऐसा कुछ कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी, ये नहीं है। तो फिफ्थ ऑप्शन रिलेवेंट नहीं है। तो अगर फिफ्थ नहीं है तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो आपके पास जो ऑप्शन हुआ वो क्या होगा, डी। और डी में क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, ऑटोनोमस गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक है, फोकस्ड फंडिंग होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट आउटकम्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाइथन। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर्स का पता है, कंप्यूटर वाले बहुत जल्दी पता लग जाएंगे इन चीज़ों का, पर जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता है नहीं, तो उसमें क्या है मैं बता दूं कि जो पाइथन है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो डी इज़ आंसर। उसके अलावा सी, C++, जावा और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आजकल यूज़ हो रहा है। पाइथन आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, पाइथन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इंटरनेट, बिंग, स्काइप, एक्रोबेट रीडर। इंटरनेट, बिंग, स्काइप, एक्रोबेट रीडर। देखो सर्च इंजन होता है जैसे आपका एक गूगल है, ठीक है, गूगल को हम बोलते हैं सर्च इंजन है, कि आप वहाँ पर गए, आपने कुछ सर्च किया तो जो आपसे रिलेटेड कीवर्ड है, सपोज मैंने डाला हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटीए नेट, ठीक है, तो वहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, जो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उससे रिलेटेड वो मुझे डेटा दे देगा, मतलब सर्च करके वो एक मुझे डेटा दे देगा। तो गूगल है, और जो यहाँ पर है सर्च इंजन वो है हमारे पास बिंग, ठीक है। याहू है, और भी बहुत सारे हैं, याहू, गूगल, बिंग, ये हमारे फेमस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कॉपरेशन अमंग यूएन मेंबर कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, phasing out the consumption and production of ozone depleting substances, ensuring environmental sustainability, safeguarding societal quality of life worldwide। कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के निराकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग, ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत की चरणबद्ध रूप में समाप्त करना, पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना, पूरे विश्व में जीवन की सामाजिक गुणवत्ता की सुरक्षा करना। देखो जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसमें क्या हुआ था, ये 1987 में आया था, ये मैंने पहले भी कराया पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले पे। देखो मैं बहुत सारे चीज़ें करा चुकी हूँ, ICT के प्रीवियस ईयर हम कर चुके हैं, लॉजिकल रीजनिंग के जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो हम कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा, अभी आपको लास्ट उसमें बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। पीपल एनवायरनमेंट पे भी डालिए, उसमें भी एक में मॉनिटरी पॉलिसी आया था। तो मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली 1987 में आया था, जिसमें क्या था कि जो ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों का उत्पादन और जो खपत की चरणबद्ध है उनको समाप्त करना था। मतलब ऐसे कुछ कंट्रीज़ ने वहाँ पे साइन किया था। तो यहाँ पे ये क्या है, जो बीज़ा आंसर ओजोन की डिप्लेशन के उस पर ये काम करता है ताकि वो ना हो ज़्यादा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज दैट एजुकेशन नीड्स टू बी मैनेज्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर, सीरियसनेस ऑफ पर्पस एंड ऑफ फ्रीडम एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से किसमें इस बात पर ज़्यादा बल दिया गया कि शिक्षा का प्रबंधन अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता व नवाचार तथा सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के परिवेश में किए जाने के लिए आवश्यकता है। मतलब उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। अगर हमें कुछ मतलब सीरियसनेस और बहुत अत्यधिक हमें बौद्धिक शक्ति, अगर हमें ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए कि जो बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो हमें इसके लिए लाने की ज़रूरत है। तो ये किस पॉलिसी में आया था, ये आया था NPE 1986, NPE 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वर प्रिविलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट टाइम, पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि अभिभावी थी? एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, पीयर डिस्कशन। प्रवेश शिक्षा, साक्षात्कार, उत्तम शैक्षणिक पूर्ववत, समकक्षी परिचर्चा। देखो उस टाइम पे क्या था, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था नालंदा के लिए, मतलब प्रवेश परीक्षा होती थी और वो बहुत टफ होती थी, ठीक है। मतलब बोलते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 ही ऐसे थे जो क्लियर कर पाते थे, और अगर जो वो क्लियर कर पाते थे उनके लिए फ्री एजुकेशन थी, मतलब निःशुल्क शिक्षा थी, वहाँ पे रहने पीने का खर्चा भी सब उनका ही था, मतलब जो वहाँ पे राजा रहता था, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन एक प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम द लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस पर मैं कोशिश करूँगी कि एक अलग से वीडियो बनाऊँ, पर अभी के लिए आप इसमें से समझ लीजिए कि क्या है। निम्नलिखित में से संधारणीय विकास के लक्ष्यों का पहचान कीजिए। जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ग्रीन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एक्शन। शुद्धा शून्यता, जीरो हंगर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, हरित कृषि, जलवायु संक्रिया। देखो जो इसका आंसर है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट आता है आपके पास कुछ 17 सस्टेनेबल गोल्स है, तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन कौन सा है। तो उसमें से है जीरो हंगर है, क्वालिटी एजुकेशन है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। ये आपके हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। निम्नलिखित में से कौन सी संगठन राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों के लिए उभयनिष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है? देखो ये सारी जो मैं है ये संगठन, ये सब मैं करा चुकी हूँ, सब ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी करा चुकी हूँ हायर एजुकेशन के सीरीज़ में। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो अभी आपको वो बहुत हेल्प करेगी, आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे जो था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, दूरस्थ शिक्षा परिषद, उच्च अध्ययन संस्थान। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी,
ठीक है। तो ये किस लिए थी, एक ऐसा वो है जो एक कॉमन कंसर्न पे काम करता है, मतलब कि सपोज़ कि यूनिवर्सिटीज़ में कोई है, यूनिवर्सिटी के लेवल पे कोई है, तो यहाँ पे ये AIUU बनाई हुई है ताकि वो क्या करती है, जो भी कॉमन कंसर्न है उस पर डिस्कशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज नॉइस लेवल इन हैवी ट्रैफिक जोन्स इन मेजर सिटी इन इंडिया आर जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ नॉइस लेवल। भारत के बड़े शहरों में सघन यातायात क्षेत्रों में औसत ध्वनि स्तर आमतौर पर निम्नलिखित में से किस ध्वनि स्तरों की रेंज है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये अर्बन एरियाज़ में होता है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जोन होता है, 70 से 95 dBA, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन कन्फर्ड द यूएन्स चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। पॉलिसी लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरियल विजन, साइंस एंड इनोवेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्शन। नीतिगत नेतृत्व, उद्यमिता, भविष्य दृष्टि, विज्ञान और नवोन्मेष, प्रेरणा और क्रियान्विति। देखो, पॉलिसी लीडरशिप में हमारे जो PM हैं उनको मिला था नरेंद्र मोदी को, श्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। और जो कोचिन को मिला था वो मिला था एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए, उद्यमिता भविष्य दृष्टि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग, ये ICT से है फिर से। WW जावा, रैम रोम, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वर्ल्ड वाइड वेब, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। WWW जावा, रैम रोम, परिवर्तनशील स्मृति, गैर परिवर्तनशील स्मृति, वर्ल्ड वाइड वेब, प्रोग्रामिंग भाषा। तो देखो, जावा मैंने अभी आपको बताई थी, वो तो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो B का 4th है। और WW की फुल फॉर्म क्या थी, अभी देखी थी हमने, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे A का 4, A का 3rd, B का 4, तो यहाँ पे आंसर बन रहा है C, ठीक है। C का 1st वॉलेटाइल और रैम नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो C इज़ द राइट आंसर। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड वेब, रैम एक परिवर्तनशील स्मृति है और ये गैर परिवर्तनशील स्मृति, C। नेक्स्ट आता है, विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई-गवर्नेंस, टू एंगेज, एनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन, to provide fair and unbiased services to the citizen, to provide technology driven governance, to ensure people faith in e-commerce application। कि ई-गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण उपयुक्त है। नागरिकों को भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना, नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवाएं देना, प्रौद्योगिकी चलित प्रशासन देना, ई-कॉमर्स अनुप्रयोगों में जनता का विश्वास। देखो, इसका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे आना चाहिए था, जो कौन नहीं है, नोट आना चाहिए था, क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या है, ABC तीनों ही हैं। देखो, जब गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस क्या है ई-गवर्नेंस का, ओब्वियसली कि उनको नागरिकों को और भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना, मतलब टू एंगेज, एनेबल एंड एम्पावर द, और ऐसी फेयर और अनबाइस्ड सर्विसेज देना सिटीजन को, ताकि वो सबके लिए सेम हो। जैसे कि आजकल किसानों के लिए क्या हो रहा है कि पोर्टल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे अपलोड हो रहा है डाटा, तो ये सब उसके उन्हीं के लिए है ना। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी देना जो मतलब आपका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे मिले, ठीक है। टेक्नोलॉजी में उनको लाना, तो जैसे ये पोर्टल बन रहा है किसान के लिए, ताकि जो मीडियोकर हैं उनको बीच में ज़्यादा फ़ायदा ना हो या फिर कुछ भी है, तो इन सब के लिए वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सब ई-गवर्नेंस को लेके आ रही है। तो ये ABC तीनों आंसर है। तो यहाँ पे जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था कि जो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो D है। मतलब उनका ये नहीं है कि आप ई-कॉमर्स एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस रखो, तो बट ऊपर से ऊपर वाले तीनों हैं, ABC इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं। एक्सप्रेशन, इक्विटी, फंड्स, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, एक्सीलेंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। विस्तार, साम्यता, निधि या परीक्षा सुधार, उत्कृष्टता, प्रवेश परीक्षाएं। तो जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन, इक्विटी और एक्सीलेंस, ठीक है। जो कि बहुत सारी स्कीम भी चलाई जा रही हैं इनको ओवरकम करने के लिए। तो ये हमारे अभी फ़िलहाल मेन चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट आता है, इन अ सर्टेन कोड इंग्लैंड इज़ रिटन एज ULSNYLV, ठीक है। यदि इंग्लैंड का कूट ULSNYLN है, तो इसी कूट भाषा का प्रयोग करने पर आयरलैंड का क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको ABCD लिख लेनी है पूरी। TUVWXYZ, ये B है, ठीक है। अब इन पे नोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो अगर हम देखें इंग्लैंड क्या है यहाँ से 5th पोजीशन पे, ठीक है।
और यू का है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे, मतलब एक 5th पे आ रहा है, एक 6th, उससे ज़्यादा, ठीक है, एक। तो एन क्या है, कितनी पोजीशन पे है, 14th पे। और पीछे से अगर आप एल देखोगे तो वो होगा 15th पे। मतलब ऐसे एक सीरीज़ बन रही है कि वो 5th और नीचे वाला उससे एक ज़्यादा 6 है। तो अगर हम ऐसे देखें तो आयरलैंड की बनती है यहाँ पे बी, QHUNYLV। तो आप इसको देखिए कि आपकी बन रहे हैं नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तरीका यही है उसको सॉल्व करने का। तो ये हमारे थे अभी सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो। यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन की बस आप ये है कि आप आपके पास जो भी है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितने आपके वोकैब अच्छा है। और अगर किसी को समझ नहीं आता है तो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें साथ साथ, ताकि वहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। और सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को करने का तरीका अच्छा है जो मैं करती हूँ अपना पर्सनली, वो क्या है कि आप उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करें, ताकि आप साथ साथ करेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी कोशिश करूँगी कि दिसंबर की जितने की शिफ्ट हैं उनके आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पे लेके आऊँ। तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।